बारिश की झड़ी में भीगती सुमन गरम पराठों का डब्बा लिए बेसहारा खड़ी है। अचानक पुलिस की एक जीप आकर रुकती है। अरे सुनो, बिना परमिशन के यहाँ धंधा करना गैर कानूनी है। सामान उठाओ और चलो थाने। साहब प्लीज, मेरे पति की सर्जरी के लिए पैसे, मेरे बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ी मदद की जरूरत है। सुमन की आंखों से टपकते आंसू बारिश की बूंदों में मिल जाते हैं। उसकी जिंदगी एक और संकट से घिर गई। 3 महीने पहले का दृश्य। सुमन अपने गांव से ससुराल आई है, जहां वो अपनी सास कमला देवी के साथ रहती है। बेटी, ये हमारा खेत है, इसी पर हमारी रोजी रोटी चलती है। सारा भरोसा मटर की फसल पर ही है हमारा। माँ जी, सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा है हम पर। खेत में काम करते हुए सुमन अपनी नई जिंदगी से तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। मोहन अपनी पत्नी और माँ के बीच ये तालमेल देखकर खुश है। सुमन, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। तुम मेरी माँ के लिए बहू के रूप में एक बेटी हो। जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आपकी माँ मेरी भी माँ है। घर की छोटी सी झोपड़ी में शाम का खाना बनाते समय बच्चे प्रिया और रवि अपनी भाभी के साथ खेलते हैं। भाभी, मटर के पराठे कब मिलेंगे? आप जो बनाती हो ना, वो बहुत मजेदार होते हैं। हाँ भाभी, प्लीज जल्दी बनाइए ना। जरूर बनाऊंगी मेरे राजा रानी, बस फसल आने दो। ऐसे पराठे बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे सारे। सुमन चावल पकाते हुए कमला देवी की ओर देखती है। उनके चेहरे पर चिंता छाई हुई है। माँ जी, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। बेटी, मौसम की मार से डर लगता है। पिछले साल भी बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इस बार अगर फसल नहीं हुई तो। अगले दिन अचानक तेज बारिश होती है। खेतों में भरा पानी देखकर सभी घबरा जाते हैं। माँ, सुमन, ये क्या हो गया? सारी मेहनत पानी में चली गई। आप आराम करिए, हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हे भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मटर की फसल बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? मोहन की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई। अगले दिन सेठ हरिचंद अपने आदमियों के साथ आते हैं। कमला, कितनी बार कहा है मुझे ये जमीन बेच दो। देखो, भगवान भी नाराज है तुमसे। हर साल फसल बर्बाद हो जाती है। अरे मेरे पास बेचने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है तुम्हारे पास। हरिचंद, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, अपने बुजुर्गों की धरोहर कैसे बेच दूं? जाओ यहाँ से। ठीक है, अब मरो भूखे। और हाँ, जो कर्ज लिया था वो चुकाने का इंतजाम भी कर लेना, वरना जमीन तो जाएगी ही। शाम को मोहन की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। माँ जी जल्दी आइए, इन्हें कुछ हो रहा है। माँ जी। हे राम, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। गांव के डॉक्टर आकर मोहन को देखते हैं। इन्हें जल्द से जल्द शहर वाले हॉस्पिटल में ले जाना होगा। इनके फेफड़ों में ना इन्फेक्शन हो गया है। सर्जरी की जरूरत होगी। कम से कम 50,000 का खर्चा तो जरूर होगा। सभी सदमे में हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, एक विचार है। हमारे खेत की मटर तो बारिश में खराब हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत तो बची है ना। हाँ बेटी, पर उससे क्या होगा? आप जो मटर के पराठे बनाती हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना हम इस बारिश में गर्मा गर्म पराठे बेचें? लोग ठंड में गर्मा गर्म पराठे खाना बहुत पसंद करेंगे। अगले दिन सुमन और कमला मटर के पराठे बनाकर बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चौकी लगा देते हैं। पधारो जी, गर्मा गर्म मटर के पराठे सर्दी बारिश में जान वापस ले आएंगे। शुरुआत में लोग शक से देखते हैं, लेकिन 1-2 लोगों ने खाया और तारीफ की। धन्यवाद भैया, कल फिर से आइएगा। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी थी। एक दिन सेठ हरिचंद वहाँ से गुजरते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है यहाँ? कमला और उसकी बहू का धंधा। इतने से पैसों से क्या होगा? हरिचंद, मेहनत की कमाई है, ईमानदारी से जीने दो। देखेंगे कितने दिन चलता है तुम्हारा ये खेल। कुछ दिनों बाद सेठ हरिचंद अपने आदमियों के साथ आता है। इस जगह पर मेरा कब्जा है, तुम लोग यहाँ से अपना ठेला हटाओ, वरना। ये सार्वजनिक जगह है सेठ जी, आप हमें धमका नहीं सकते हैं। सेठ गुस्से में स्टॉल को गिरा देता है और पराठे धूल में मिल जाते हैं। अब समझ आया, मेरे साथ पंगा मत लेना। निराश होकर दोनों घर लौटते हैं। सब खत्म हो गया बेटी, अब क्या होगा? माँ जी, हार नहीं मानेंगे हम, अभी तो ये शुरुआत है। अगले दिन सुमन एक नया प्लान बनाती है।
वो और कमला घर घर जाकर पराठे पहुंचाने लगते हैं। हम आपके घर तक गर्मा गर्म पराठे पहुंचाएंगे, बस फोन कीजिए। धीरे धीरे कारोबार फिर से चलने लगा था। लोग घर बैठे पराठे मंगवाने लगते हैं। एक दिन बारिश के बीच सुमन पराठे लेकर जा रही थी कि उसका सामना थानेदार रामलाल से होता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है कि नहीं? नहीं साहब, हमें नहीं पता था इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। मेरे पति बीमार है, उनकी सर्जरी के लिए पैसे जुटा रही हूँ। अरे नियम तो नियम होता है, चलो थाने। इसी बीच तेज बारिश हो जाती है और थानेदार को भी भूख लगती है। अच्छा पहले मुझे एक पराठा दो, फिर देखता हूँ। थानेदार मटर का पराठा खाते हैं और उनका मन पिघल जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा सुनो, कल से नगर पालिका में जाकर छोटा लाइसेंस बनवा लेना, मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी। धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हैं। उसी रात मोहन की हालत फिर से बिगड़ जाती है। देखिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। सर्जरी के लिए है ना, कम से कम 40,000 अभी आपको जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर, हमारे पास अभी सिर्फ 25,000 हैं, बाकी के पैसे। मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, आपको जल्द से जल्द ना फैसला लेना पड़ेगा। बेटी, अब क्या होगा? मेरा बेटा। सुमन अस्पताल से बाहर जाकर सोचती है। अचानक उसे विचार आता है। वो थानेदार रामलाल को फोन करती है। साहब, मदद की जरूरत है, मेरे पति। शांत हो जाओ बेटी, मैं आ रहा हूँ। थानेदार अस्पताल पहुँचाते हैं और स्थिति को समझते हैं। डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। थानेदार डॉक्टर से बात करते हैं और फिर सुमन के पास आते हैं। सुमन बेटी, सर्जरी शुरू हो जाएगी, बाकी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारे पराठों ने मेरा दिल जीत लिया है। सुमन और कमला देवी आभार व्यक्त करती हैं। इसी बीच सेठ हरिचंद भी अस्पताल में आता है। अरे वाह, थानेदार साहब भी यहाँ हैं। क्या ये औरत आपको भी अपने जाल में फंसा रही है? अरे सेठ जी, जरा संभल कर। ये गरीब परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और मुझे पता चला है कि आपने इनकी जमीन हड़पने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सेठ जी, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम बस अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। सेठ हरिचंद शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है। सर्जरी सफल होती है और मोहन की जान बच जाती है। 6 महीने बाद कमला के मटर के पराठे नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुल चुका है। माँ जी, देखिए ना कितनी तरक्की हो गई है, अब हम सब अपने पैरों पे खड़े हैं। सब तुम्हारी वजह से बेटी, तुमने हिम्मत नहीं हारी। मेरी पत्नी एक योद्धा है और मुझे गर्व है उस पर। रेस्टोरेंट में सेठ हरिचंद प्रवेश करता है और सभी चौंक जाते हैं। कमला, सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पराठे मेरे बड़े रेस्टोरेंट में भी मिले। साझेदारी करें, तुम्हारी मेहनत मेरा निवेश, सबका फायदा। सुमन और कमला एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। सेठ जी, हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, गांव के सभी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मंजूर है, मैंने अपनी गलतियाँ समझ ली है। थानेदार रामलाल भी आ जाते हैं और इस खुशी के मौके पर सबके साथ बैठकर पराठे खाते हैं। देखा, संघर्ष का फल कितना मीठा होता है। और ये पराठे भी। भाभी के पराठे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें तूफानों से घेर लेती है, लेकिन अगर हिम्मत ना हारे तो एक दिन धूप जरूर निकलती है। बिल्कुल सही कहा माँ जी। एक आज का दिन है और एक वो दिन था जिस दिन हम पहली बार पराठे लेके बाहर निकले थे। और इस तरह एक छोटे से विचार ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी थी। गरीबी और संघर्ष से लड़कर वो सफलता की नई ऊंचाइयां छूने लगे थे। कमला के पराठे की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनका परिवार हर मुश्किल का सामना करने के लिए मजबूत हो गया था। नीलम को शुरू से ही चाइनीज खाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो दिन भर चाइनीज खाने के वीडियो देखती रहती। एक दिन जब वो ये वीडियो देख रही थी, तभी उसकी सास उसे कहती है, बहू, ये तो पूरा दिन क्या देखती रहती है? तुझे कोई और काम नहीं है क्या? इसमें बुराई क्या है? मैं तो चाइनीज खाना बनाना ही सीख रही हूँ। क्यों? तुझे क्या अपनी चाइनीज खाने की दुकान खोलनी है क्या? चाइनीज बेचना चाहती है क्या? अरे वाह माँ जी, वैसे ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं भी अपनी एक चाइनीज की दुकान खोल सकती हूँ, कुछ पैसे हाथ में आएंगे। ये तू क्या कह रही है बहू? अब तो सड़क पर जाकर चाइनीज बेचेगी, लोग क्या बोलेंगे?
अरे माँ जी यही बोलेंगे। वो देखो वीना की बहू चाइनीज बेच रही है। इसके हाथ से बनी चाइनीज एक नंबर की होती है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन गई हो तो कुछ काम भी कर ले। पूरा घर फैला हुआ है सुबह से, साफ सफाई भी नहीं हुई है। अरे माँ जी आप भी ना 1 मिनट भी सांस नहीं लेने देती। पूरा दिन भैंस की तरह पसरे रहने के बाद भी तेरे यही ड्रामे होते हैं। जाकर काम कर। इस घर में किसी को भी मेरी कदर नहीं है। अब तो मैंने ठान लिया है, चाइनीज लगाकर ही फेमस हो जाना है और इन सब का मुंह बंद कर देना है। इतना कहकर अपने नंबर से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीलम बाजार से सामान खरीदने के लिए जाती है। बाजार में वो देखती है कि तरह तरह के खाने की चीजें लगी हुई थी, जिन्हें देखकर नीलम कहती है, अरे वाह, यहाँ तो लोगों ने खाने पीने के सामान का सही बाजार लगाया हुआ है। कहीं आलू चाट है तो कहीं पानी पूरी। क्यों ना मैं भी अपनी चाइनीज की एक दुकान यही लगा दूं। इतना कहकर अब नीलम थोड़ा और आगे जाती है। कुछ देर में वहाँ बारिश होने लगती है। आसपास जिन भी लोगों ने खाने पीने की ठेली लगाई थी वो सब बारिश में भीग जाते हैं। सभी अपना अपना सामान बेचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब नीलम देख रही थी। अरे बारिश ने इन सब का काम तमाम कर दिया। अगर मैंने भी ऐसे ही ठेली पर काम शुरू किया तो मेरा भी यही हाल होगा। कुछ तो करना चाहिए। घर जाते समय उसे एक वैन में मोमोज बेचता हुआ आदमी नजर आता है। उसे देखकर नीलम कहती है, अरे वाह, ये सही तरीका है अपने आप और अपने खाने को बचाने का। अब मैं समझ गई, मैं भी अपनी चाइनीज वैन में ही लगाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपने पति राहुल को अपना आइडिया बताती है। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, आप तो काम पर चले जाते हैं और माँ जी भी दिन भर बाहर रहती हैं, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाती हैं और मैं यहाँ अकेली घर में रह जाती हूँ। हाँ तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी काम छोड़कर घर पे बैठ जाऊँ और फिर हम दोनों पूरा दिन घर में रहकर बस सांप सीढ़ी खेलें? नहीं जी, आपको तो लूडो खेलना भी नहीं आता, तो आप सांप सीढ़ी क्या खाक खेलेंगे। मैं तो बस इतना कह रही थी कि घर में बैठे रहने से अच्छा है क्यों ना मैं अपना कुछ काम शुरू कर लूं। इसी घर में 2 पैसे भी आएंगे। क्यों, मेरे कमाने से तुम्हें खर्चा पूरा नहीं होता क्या, जो तुम्हें खुद का बिजनेस करना है? कह तो ऐसे रहे हो जैसे महीनों का लाख रुपए लाते हो, गिनती के 25,000 कमाते हो, उसमें से भी 15 तो आपकी माँ ही रख लेती है। बचे 10 में से घर का राशन आता है। मुझे क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू। कुछ लेना हो तो तुम्हारी माँ के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। माँ जी 100 रुपए दे दो, माँ जी 500 रुपए दे दो। उसमें भी तुम्हारी माँ के अलग ही नखरे हैं। अब बताओ क्या होता है तुम्हारे पैसों से, होता ही क्या है। अच्छा, इतनी ही परेशानी थी मुझसे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो शुरू से पता था ना कि मेरी सैलरी 25,000 है, तो अब तुमने मना क्यों नहीं कर दिया? तब तो मुझे ये कहा गया था कि लड़का इकलौता है, 25,000 कमाता है, माँ का भी कोई भरोसा नहीं है कब परलोक सिधार जाए। लेकिन ये नहीं बताया था कि माँ जी तो अभी मेरे मरने तक नहीं मरेगी। मुझे क्या पता था कि मेरी सास मेरे पति की ही कमाई पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी रहेंगी। बस नीलम, बहुत हो गया। तुम्हारी ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी माँ के बारे में अब ज्यादा मत कहना, समझी तुम? ठीक है, नहीं कहूँगी, पर मेरी बात भी तो तुम्हें माननी पड़ेगी। मुझे चाइनीज की दुकान खोलनी है बस। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 पैसा तक नहीं देने वाला हूँ। इतना कहकर अब राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नीलम परेशान हो जाती है और कहती है, क्या करूं, अब तो राहुल जी भी मुझसे नाराज हो गए। वही पैसे नहीं देंगे, अपना चाइनीज का काम कैसे चालू करूं? कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ जाकर तकिए के नीचे रखी अलमारी की चाबी को उठाती है और उससे वीना की अलमारी खोलती है, जिसमें बहुत सारे पैसे रखे थे। उसे देखकर नीलम की होश उड़ जाते हैं। हाय राम, यहाँ तो पैसों का ढेर लगा है और वहाँ मेरे कंजूस सास मुझे पाई पाई देने के लिए तरसा देती है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अब नीलम अपनी सास की तिजोरी से कुछ पैसे निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है और कमरे में आकर बहुत खुश भी थी और घबरा रही थी। वैसे माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनकी अलमारी से कुछ पैसे कम भी हो गए तो, लेकिन अगर माँ जी को पता चल गया कि उनकी अलमारी से पैसे मैंने निकाले हैं ना, तो वो मुझे घर से बाहर ही कर देंगी। क्या बहाना बनाऊं? ऐसा करती हूँ कि माँ जी से कह दूंगी कि ये पैसे मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर अब वहाँ से नीलम बाजार चली जाती है और चाइनीज बनाने का सारा सामान ले आती है।
ये लाते हुए उसे वीना देख लेती है और कहती है, नीलम, ये सब क्या लेकर आई है बाजार से और तेरे पास पैसे कहाँ से आए? माँ जी, ये चाइनीज बनाने का सामान है और ये पैसे ना मुझे मेरी माँ ने दिए थे। क्या कहा? तेरी माँ ने दिए थे? तेरी माँ कब से पैसे देने लगी? शादी में तो उनसे एक फूटी कौड़ी नहीं निकली दहेज में देने के लिए। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कैश नहीं दिया तो क्या हुआ, दहेज में सामान तो दिया था ना। और ये जो साड़ी पहनकर आप मटक मटक कर चलती है ना, भूलिए मत, ये भी मेरी माँ ने ही दी है। बस बस, बहुत है इतना। अब ये बता, तो अकेली संभालेगी कैसे? और इतने पैसे कहाँ से आएंगे रोज रोज? क्योंकि मैं तो तुझे एक पैसा नहीं दूंगी अपने पास से। मेरी माँ ने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि मैं अपना काम आराम से शुरू कर सकूं। इतना कहकर अब नीलम वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वीना को उस पर शक होने लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। जिस माँ ने आज तक अपनी बेटी को 1 रुपया नहीं दिया, उसने आज इतने सारे पैसे कहाँ से दे दिए? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह नीलम एक वैन भी खरीद लेती है, जिसे देखकर राहुल और वीना हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये वैन किसकी चुरा लाई तू? माँ जी, चुराई नहीं है, ये वैन मेरी है। इसमें ही तो मेरी शुरू होगी चाइनीज की दुकान। हे भगवान, अब ये लड़की पता नहीं क्या बवाल करने वाली है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब नीलम अपनी वैन वाली चाइनीज की दुकान लेकर तैयार हो जाती है और बाजार निकल जाती है। नीलम की वैन पर लिखा हुआ था कि वैन में चाइनीज बेचने वाली बहू। ये अतरंगी नाम देखकर उसकी चाइनीज खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे चाइनीज बिकनी शुरू हो जाती है। वहीं लोगों को भी ये चाइनीज बहुत पसंद आती है और जब वो घर आती है तो उसे देखकर उसकी सास कहती है, क्यों आ गई ना खाली हाथ? कमाया नहीं ना एक भी ढेला, बस फालतू का पैसा उड़ाना है महारानी को। नहीं माँ जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। लोग बहुत खुश हो रहे होंगे मेरी हाथ की बनी चाइनीज खाकर। थोड़ी चाइनीज मैं बचा कर भी लाई हूँ आपके लिए। इतना कहकर अब नीलम अपनी सास को भी चाइनीज खिलाती है और वो खाकर वीना को बहुत मजा आता है। अरे वाह बहू, तेरी ये चाइनीज टी सच में बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि तू पता नहीं क्या बवाल बनाने वाली है, पर ये तो बढ़िया है। तभी तो माँ जी मैंने वैन वाली चाइनीज की दुकान लगाई है। और सच बताऊं तो इसके लिए मैंने पैसे भी आपकी तिजोरी से निकाले थे। हाय राम, मेरे पैसे!